स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सबको डिटेल में डिस्कस किया, एग्जांपल्स के साथ देखा कि कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसकी फॉर्मेशन देखी कि कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उनकी पहचान, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्ड में डिस्कस की। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेज़। ये फ्रेज़ क्या है, इसकी अक़साम क्या हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम फ्रेज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ नहीं देखी, उनके लिंक्स मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज अभी हम फ्रेज़ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है, आज की क्लास हमारी है द फ्रेज़। चलिए जी शुरू करते हैं। फ्रेज़ क्या है इसको देखते हैं। व्हाट इज़ फ्रेज़? A phrase is a group of words that stand together as a single grammatical unit। ये इसको हमने हायरार्की ऑफ द वर्ड यूनिट्स में भी देखा, उसका भी लिंक डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन में, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड यूनिट्स हैं। ठीक हो गया। टिपिकली एज ए पार्ट ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस। ये एक अल्फाज का एक ग्रुप है जो इकट्ठा होता है एज ए ग्रामेटिकल यूनिट, और इसमें क्लॉज और सेंटेंस का भी हिस्सा हो सकता है ये। ठीक है। अ फ्रेज़ डज नॉट कंटेन, ये हमेशा याद रखिएगा कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। ठीक है। अ फ्रेज़ डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होते। ठीक हो। कंसिक्वेंटली कैनॉट कन्वे कंप्लीट थाट, ये फ्रेज़ में चूँकि ये नहीं होते वर्ब और सब्जेक्ट, इसलिए वो कंप्लीट जो थॉट्स या कंप्लीट मीनिंग नहीं पहुंचा पाते। अ फ्रेज़ कंट्रास्ट विद अ क्लॉज, इसका क्लॉज के साथ कंट्रास्ट है। अ क्लॉज डज कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट कैन कन्वे अ कंप्लीट आइडिया। फ्रेज़ और क्लॉज में फ़र्क हमने लास्ट सेशन में भी, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया। तो इनमें डिफरेंस ये है कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और ये कंप्लीट आइडिया नहीं देते, कंप्लीट थॉट नहीं देते। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और वो कंप्लीट आइडिया भी दे सकते हैं, वो एज ए सेंटेंस भी यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया। वो जब क्लॉज के हम नेक्स्ट क्लास में हम क्लॉज देखेंगे तो क्लॉज में वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अ फ्रेज इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। इट विल नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट। ये वही कि ग्रुप की एक इन्फॉर्मेशन, एक ग्रुप होता है, एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ये मीनिंग्स होते हैं इसके, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं ये देता। ठीक है ना, फ्रेज़ कोई भी। एग्जांपल्स देखते हैं। शो असलम योर प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग फ्रेज़ है। अब इन द मॉर्निंग क्या कंप्लीट नहीं दे रहा मीनिंग्स। ठीक है। द बॉय विद ऑटिज़म, अब देख लें इज़ द ग्रुप लीडर। ऑटिज़म जो दे रहा है विद ऑटिज़म, तो ये सिंपल मीनिंग दे रहा है लेकिन कंप्लीट थॉट या कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा, तो ये फ्रेज़ है। ठीक हो गया। लेट्स फाइंड अ टेबल इन द सन। अब सन, इन द सन, ये एक फ्रेज़ है और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जी फ्रेज़ कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। ठीक हो गया। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है। ही लॉस्ट हिज डबल चिन ड्यू टू अवॉइडिंग चॉकलेट। देख लें, ड्यू टू अवॉइडिंग चॉकलेट, तो ये एक फ्रेज़ है और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। माई कज़न अली ईट्स केक्स डेली। माई कज़न अली, ये भी है। नाउ वी हैव अ फ्रेज़, इट्स अ 3 word phrase functioning as the subject of this sentence. Note that the phrase itself doesn't contain its own subject and verb. ये जो माई कज़न अली ईट्स केक्स डेली, इसमें माई कज़न अली ये यहाँ एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट, ये याद रखें, ये एक्ट कर रहा है, ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ का अपना कोई नहीं होता। ये ऊपर हमने एग्जांपल्स देखी, उनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वो
प्रेडिकेट कह लें या सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें नहीं है किसी की भी। यहाँ फ्रेज़ एक्ट कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, कुछ कॉमन टाइप्स हैं फ्रेजेस की। उसमें ये है कि एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्बियल फ्रेज़, नाउन फ्रेज़, प्रीपोजिशनल फ्रेज़, जीरंड फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़ एंड पार्टिसिपल फ्रेज़, अपोजिटिव फ्रेज़। ये इसकी 8 कॉमन इकसाम है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं कि करके सबकी। एडजेक्टिव फ्रेज़, एन एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेडेड बाय एडजेक्टिव दैट मोडिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव का काम क्या है? अगर हम आप एडजेक्टिव वाली क्लास देख लें उसकी वीडियो, तो उसमें आपको एडजेक्टिव की डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या क्या कौन कौन सी एग्ज़ाम है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाइज करता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या है? जिसमें एक एडजेक्टिव होता है और वो एज एडजेक्टिव काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। जॉन हैड नोटिसेबली एवल आइज़। अब वो एवल जो है वो क्या कर रहा है? वो आइज़ को आगे फर्दर कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है। जॉन की आइज़ की बात कर रहा है। ठीक है। सो यहाँ ये होगी एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव काम कर रही है और इसमें एक एडजेक्टिव होता है। हियर द एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइज आइज़। ठीक हो गया। विक्टोरिया वाज इमेंसली प्राउड ऑफ अस। इमेंसली प्राउड ऑफ अस ये पूरा फ्रेज़ है और इसमें हेड कर रहा है प्राउड। ठीक हो गया। ऐसा जिसमें जो एज एडजेक्टिव काम कर रहा हो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ होती है। यह द एडजेक्टिव फ्रेज़ मॉडिफाइज विक्टोरिया। इसने विक्टोरिया को ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। सो ये इमेंसली प्राउड ऑफ अस एडजेक्टिव फ्रेज़ हो गई। एडवर्बियल फ्रेज़, एन एडवर्बियल फ्रेज़ इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। ठीक हो गया। तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ वो फ्रेज़ जो एज ए एडवर्ब यूज़ हो रही हो। एडजेक्टिव नाम से भी ज़ाहिर एडजेक्टिव फ्रेज़ जो एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रही हो। ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। ही सिंग्स इन अ लो रजिस्टर। ये आवाज़ के रिलेटेड यहाँ लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि आवाज़ जिसको हम पिच भी बोलते हैं कि कैसी आवाज़ है उसकी। तो ये रजिस्टर एज ए वो यूज़ हुआ है, उसको रेफ़र कर रहा है। ठीक है। तो इन अ लो रजिस्टर, इन अ लो रजिस्टर ये एज ए एडवर्ब है। कैसे उसने सिंग किया एडवर्ब की आप डिटेल्स देखनी हो तो आप ये मैंने वैसे इसमें हाइपरलिंक भी दे दिया, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे एडवर्ब पे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका दे दूँगा, आप वहाँ एडवर्ब को देख सकते हैं कि एडवर्ब क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। हेयर इन अ लो रजिस्टर मॉडिफाइज वर्ब सिंग्स, और ये एडवर्ब को हेडेड बाय द प्रीपोजिशंस इन दिस एडवर्बियल फ्रेज इज आल्सो प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि इन भी आ गया इसमें। ठीक है। लकीली फॉर अस वी अराइव जस्ट इन टाइम। हेयर द एडवर्बियल फ्रेज मॉडिफाइज द वर्ब अराइव्ड। यहाँ अराइव को कर रहा है लकीली, किस्मत के साथ। ये लकीली देखें एडवर्ब कैसे बनता है ये आप उस क्लास में देख सकते हैं, उस वीडियो में। सो ये एडवर्ब एज ए यूज़ हो रहा है ये फ्रेज़, तो एडवर्बियल फ्रेज़ हो गया। नाउन फ्रेज़, अ नाउन फ्रेज़ कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड ऑल इट्स मॉडिफायर्स। नाउन फ्रेज़ में नाउन पर होता है और उसके सारे मॉडिफायर्स जो होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। द लिटिल बॉय, मैन ऑफ हिज वर्ड, लॉयर विद अ काइंड स्माइल, ये नाउन फ्रेजेस हैं। ठीक है। द लिटिल बॉय, मैन ऑफ हिज वर्ड, ये सारे नाउन फ्रेजेस हैं। हाउ मच इज़ दैट डॉगी इन द विंडो, कैसा था, कितना बड़ा था, तो ये सारी चीज़ें। दैट डॉगी इन द विंडो ये एक नाउन है पूरी और ये फ्रेज़ है और ये एज ए नाउन एक्ट कर रही है। हेयर द हेड नाउन इज़ डॉगी, क्योंकि डॉगी को वो साथ लगा हुआ है इसलिए मॉडिफायर भी उसके साथ आ गया दैट, तो ये इन द विंडो इज़ आल्सो अ मॉडिफायर। ठीक हो गया। तो नाउन फ्रेज जो एज ए नाउन एक्ट कर रही हो जिसमें नाउन वाजे हो। ठीक है ना। प्रीपोजिशनल फ्रेज, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रीपोजिशन, its subject which will be a noun or pronoun and any words that modify the object। preposition उसका ऑब्जेक्ट और कोई भी उसका मॉडिफाइड हो सकता है जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा हो। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आई लिव्ड नियर द बीच, नियर एक प्रीपोजिशन है
और द बीच नाउन है तो ये पूरा नियर द बीच ये प्रोपोजिशनल है, जिसमें हेड यही प्रोपोजिशन कर रहा हो, नुमाया हो, ठीक है। एज इन द केस हियर द प्रोपोजिशनल फ्रेज कैन स्टैंड अलोन एज ए सिंगल यूनिट विद इन अ सेंटेंस, एक अलग से यूनिट है, ठीक है ना। हाउ मच इज़ दैट डॉगी इन द विंडो, अब दैट डॉगी इन द विंडो पूरा नाउन फ्रेज हो गया था। अब इन द विंडो करेंगे तो क्योंकि उसमें प्रिपोजिशन आ रही है तो उसके साथ नाउन आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट आ गया। सो ऊपर डेफिनेशन में भी दे सकते हैं प्रिपोजिशनल एंड इट्स ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट और दोनों चीज़ें मिल के उसको हम प्रिपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। gerund phrase. A gerund phrase is a phrase that consists of a gerund, its object and it modifies. gerund उसका ऑब्जेक्ट जिस तरह प्रोपोजिशनल था, प्रोपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट और उसका मॉडिफायर्स कोई हो तो वो मिल के प्रोपोजिशनल फ्रेज बनाते थे। gerund भी सेम है, gerund उसका ऑब्जेक्ट और उसका मॉडिफायर ये मिल के बनाते हैं इसको gerund फ्रेज। gerund का रिलेटेड एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि gerund क्या होगा, कैसे बनता है, उसकी पहचान और कैसे काम करता है, ये सारी डिटेल्स हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये हमारी क्लास फ्रेज़ की, इसलिए हम gerund को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करें, हम सिर्फ फ्रेज़ को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मूविंग क्विकली बट स्टेल्थली इज़ द की टू सर्वाइवल, वो तेज़ी से कर रहा है लेकिन खामोशी के साथ, इज़ द की टू सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए। तो ये देख लें gerund, मूविंग ing वाला gerund होता है, पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं। तो ये एज ए नाउन सब्जेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं सब एज ए सब्जेक्ट का एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मूविंग क्विकली बट स्टेल्थली इज़ द की सर्वाइवल। अर्थमेटिक इज़ द एबिलिटी टू काउंट अप टू द 20 विदाउट टेकिंग ऑफ योर शूज़। टेकिंग ऑफ योर शूज़, यहाँ डबल एफ होना था, उतारने की बात हो रही, टेकिंग ऑफ योर शूज़। सो ये देख लें, ये टेकिंग gerund है तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आ गया ऑफ योर शूज़। सो ये एज ए gerund फ्रेज यूज़ हो रही है यहाँ पे, एज ए एक्ट कर रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव क्या है, इसकी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह जल्दी मैं बनाऊँगा, तो जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज इज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एनी कम्प्लीमेंट्स एंड मॉडिफायर्स। इन्फिनेटिव बेसिकली तो टू प्लस वर्ब, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, सही है। तो उसके साथ कह रहा है कि उसके साथ कोई भी कम्प्लीमेंट्स, उसको ज़ायद करने के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ उसका मॉडिफायर्स, ये तीन चीज़ें मिलके इन्फिनेटिव फ्रेज़ बनती है। फ्रेज़ के लिए कुछ वर्ड्स होना ज़रूरी है, एक वर्ड से फ्रेज़ नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होगा तो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट और उसका मॉडिफाइड, gerund होगा तो gerund उसका ऑब्जेक्ट एंड उसका मॉडिफायर। तो यहाँ भी यही मॉडिफायर्स साथ लाजमी आ रहे हैं सब फ्रेजेस के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी टेल्स यू टू डांस लाइक नो वन इज़ वाचिंग। टू डांस ये इन्फिनेटिव है, फिर आगे उसका ऑब्जेक्ट और उसका मॉडिफायर्स और कम्प्लीमेंट्स, उसको मज़ीद उसके मीनिंग्स में इजाफा करने के लिए, खूबसूरती के लिए, तो ये एज ए इन्फिनेटिव फ्रेज हो रही है, ठीक है ना। ये देखना है कि मेन वर्ड क्या काम कर रहा है, वो इन्फिनेटिव एज इन्फिनेटिव काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगी। अगर वो प्रीपोजिशनल उसमें हेडिंग कर रही है कि मीनिंग में, तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगी। gerund होगा तो gerund होगी। द फर्स्ट स्टेप इन फॉरगिवनेस इज़ द विलिंगनेस टू फॉरगिव दोज हु हैव wronged us, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया। टू फॉरगिव दोज, टू फॉरगिव इन्फिनेटिव, आगे फिर उसके मॉडिफायर्स और कम्प्लीमेंट्स, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज होगी। Participle phrase. Participle phrase is an adjective phrase headed by a participle. ये एक adjective phrase होती है, लेकिन adjective की जगह participle काम कर रहा होता है, headed होता है इसका, मेन word जो होता है वो headed होता है, participle होता है। Overcome with the disappointment, ये overcome adjective है with disappointment एज ए adjective phrase भी है और participle phrase भी है, ठीक है। The professor shook his head and sighed. Within 5 seconds, the dog chasing the hare was out of sight. जिस खरगोश, हायर खरगोश को बोलते हैं जिसकी बड़ी टांगें हों, खरगोश की तरह का जानवर होता है, पीछे वाली टांगों में ज़्यादा ज़ोर होता है तो उसको हायर बोलते हैं, ठीक हो गया।
तो शॉक साइड ये वर्ड ऑफ द मीनिंग में, वर्ड ऑफ द डे में ये मैं साथ साथ इनके वर्ड्स के मीनिंग्स भी शेयर करता रहता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। सही है। तो विद इन 5 सेकेंड्स ये चेजिंग जो है पार्टिसिपल है, ठीक है। द हायर वॉज आउट ऑफ साइट, तो ये एज ए यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज काम कर रहा है, चेजिंग द हायर। अपोजिटिव फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज, अपोजिटिव इज़ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। ये नाउन भी हो सकती है, फ्रेज हो सकती है, और ये नाउन भी हो सकता है खुद भी। दैट सिट्स नेक्स्ट टू अनदर नाउन, ये फर्स्ट पहले नाउन आया, उसके बाद जो होता है ना नाउन या नाउन फ्रेज, वो अपोजिटिव फ्रेज होती है, ठीक है। नाउन टू रीनेम इट एंड आर टू डिस्क्राइब इट इन अदर वे, जो नाउन को दूसरे अल्फाज में किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करने के लिए अपोजिटिव फ्रेज यूज़ करते हैं हम। वो एज ए नाउन भी हो सकती है, वो अपोजिटिव फ्रेज भी नाउन फ्रेज भी हो सकती है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। एलिजाबेथ एलिजाबेथ 1 द डॉटर ऑफ हेनरी 8। ये देखें एलिजाबेथ, अगर हम द डॉटर ऑफ हेनरी 8 इसको हटा भी दें तो कोई इशू नहीं है, पूरा सेंटेंस सही है। लेकिन एलिजाबेथ 1 को मज़ीद डिस्क्राइब किया है कि वो किसकी बेटी थी, ये हमने डिस्क्राइब किया हेनरी 8 की। बिकेम क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन 1558। सो अपोजिटिव फ्रेज़ वो है जो नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू वो बसाते खुद होता है नाउन, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करने के लिए ये अपोजिटिव फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं। थॉमस एडिसन द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब इज़ ऑफन कॉल्ड यूएसए ग्रेटेस्ट इन्वेंटर। अब देख लें, ये थॉमस एडिसन नाम आ गया, डेफिनेटली हमारे माइंड में आ गया कि कौन है, लेकिन आगे अपोजिटिव फ्रेज़ हमने दी है द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब, तो ये उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसने डिस्क्राइब किया। तो किसी भी नाउन को अपोजिटिव बजाते खुद भी नाउन हो सकता है, तो नाउन को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करने के लिए जो हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं उसको अपोजिटिव फ्रेज़ बोलते हैं, ठीक। तो आज डियर स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक्स कि कौन कौन सी फ्रेज़ थी। आज हमने एडजेक्टिव, एडवर्बियल, नाउन, प्रीपोजिशनल, जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, अपोजिटिव फ्रेजेस आज हमने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि क्लास का लेक्चर होगा, क्लास की क्लास होगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।